नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 को देखा था, जिसमें हमने भारतीय न्याय संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखा था। ये उसी का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम आगे की धाराओं को देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले है धारा 100 बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में क्या बताया गया है। तो बीएनएस की धारा 100 में आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात की गई है। तो बीएनएस की धारा 100 आपराधिक मानववध, जिसे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, इसके बारे में बात करती है। बीएनएस में दिया है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु इस आशय से कारित करता है कि मृत्यु हो जाए या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से करता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, या यह जानते हुए कि उसके कृत्य से मृत्यु हो सकती है, तो वह आपराधिक मानववध कहलाता है, यानी कल्पेबल होमिसाइड कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके बारे में बताया गया है बीएनएस में कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु इस आशय से, इस इंटेंशन से कारित करता है कि मृत्यु हो जाए या ऐसी कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से करता है जिससे जो है मृत्यु होने की संभावना है, उसकी पॉसिबिलिटी है मृत्यु होने की, या यह जानते हुए कि उसके कृत्य से, यानी कि जो वो कार्य कर रहा है उससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो यह कहलाएगा दोस्तों आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, जिसको बीएनएस की धारा 100 में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 101। धारा 101 में हत्या यानी मर्डर को बताया गया है। तो बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 मर्डर को परिभाषित करती है। ठीक है, इसमें दिया गया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु इस स्पष्ट आशय से करता है कि उसकी मृत्यु हो जाए या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से करता है जो स्वभावतः मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, या यह जानते हुए कि उसका जो कृत्य है वह अत्यंत खतरनाक है और उससे मृत्यु होना लगभग निश्चित है, तो वह हत्या कहलाएगी, यानी मर्डर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु इस स्पष्ट आशय से, उसका क्लियर इंटेंशन है कि जो वो काम कर रहा है उससे किसी की मृत्यु हो जाए, या कोई ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से करता है जो स्वभावतः मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, यानी मृत्यु कारित करने के लिए वो चीज़ सफिशिएंट है, वो कार्य जो वो कर रहा है, या यह जानते हुए कि उसका जो कृत्य है, जो वो कार्य कर रहा है, जो वो कृत्य कर रहा है, वो इतना खतरनाक है कि उससे मृत्यु होना लगभग निश्चित है, तो वह हत्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, इसमें आपने एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो ये आपराधिक मानववध है और जो ये हत्या है, तो जो ये आपराधिक मानववध है, जो ये कल्पेबल होमिसाइड है, इसी का गंभीर रूप हत्या कहलाएगा। ठीक है, तो आपराधिक मानववध का गंभीर रूप ही हत्या है। आपराधिक मानववध का दोस्तों उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह एक रास्ता है और उस पर कोई गड्ढा है, उस गड्ढे के ऊपर जो है वह इस आशय से पत्ते और बिछा देता है कि जिससे किसी की मृत्यु कारित हो सके। अब बी नाम का व्यक्ति वहीं दूसरी ओर से उस रास्ते पे आ रहा है, और बी नाम का व्यक्ति इस विश्वास के साथ आता है कि भूमि सुदृढ़ है, मतलब उस पर भूमि बिल्कुल पक्की है, उसमें कोई गड्ढा नहीं है। अब बी नाम का व्यक्ति जो है उस गड्ढे में गिर के जो है मर जाता है। अब यहाँ पे ए नाम के व्यक्ति ने कल्पेबल होमिसाइड किया है, यानी आपराधिक मानववध किया है। ठीक है, वहीं दोस्तों हत्या का उदाहरण देखते हैं। ए नाम का कोई व्यक्ति है दोस्तों, वह बी नाम के व्यक्ति पे इस आशय से गोली चलाता है कि वह मर जाए, तो यह कहलाएगी हत्या, क्योंकि उसका क्लियर इंटेंशन है कि बी को मारना, और वह इसी आशय से बी पर गोली चलाता है कि वो मर जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कहलाया जाएगा कि ए ने बी की हत्या की है। ठीक है, इसमें दोस्तों आप एक पॉइंट और समझिए। ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह बी नाम के व्यक्ति को अचानक प्रकोपन देता है, उसे प्रोवोक करता है। ठीक है, और इस प्रकोपन से जो है ए नाम का, ये बी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति पे जो है पिस्तौल चलाता है। ठीक है, और ए के बगल में सी नाम का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था। अब बी का न तो इंटेंशन सी को मारने का था, और न ही वह जानता था कि ऐसी संभावना है कि सी के गोली लग जाए। अब जब बी नाम का व्यक्ति ए पे गोली चलाता है पिस्तौल से, तो वो गोली जो है ए को न लगकर सी को लग जाती है और सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि बी द्वारा
आपराधिक मानववध हुआ है, यानी कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, न कि हत्या। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 103, बीएनएस की धारा 103 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो बीएनएस की धारा 103 में पनिशमेंट फॉर मर्डर के बारे में बात की गई है। तो इसमें दिया गया है, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो दोस्तों बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है, हत्या के लिए दंड का प्रावधान। और इसमें क्या सजा है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी और फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया गया है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर किसी को मूलवंश, उसकी जाति, समुदाय, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान, उसकी भाषा या किसी अन्य समरूप आधार पर, किसी ऐसे आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का जो प्रत्येक सदस्य है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से वह दंडनीय होगा और उसे जुर्माना भी देना होगा, यानी फाइन भी देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 107, बीएनएस की धारा 107 में क्या दिया गया है? शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें दिया गया है, यदि कोई शिशु यानी चाइल्ड या विकृत चित्त व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है, या कोई उन्मत्त व्यक्ति या मतत्ता यानी डेलीरियस पर्सन कोई, या कोई इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में है, ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और जो कोई ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से या ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई शिशु यानी यदि कोई चाइल्ड या कोई विकृत चित्त व्यक्ति यानी कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, या कोई उन्मत्त व्यक्ति है यानी कोई डेलीरियस पर्सन है, या कोई इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में यानी मतत्ता की स्टेट में है, तो ऐसी स्टेट में रह के यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या करने का लिए दुष्प्रेरण करता है उन्हें, यानी उन्हें दुष्प्रेरित करता है ऐसा काम करने के लिए, तो वह व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से या ऐसी अवधि का कारावास जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, इससे दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 108, बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के संबंध में बात करती है। तो इसमें दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, यदि कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है और जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, यानी यदि किसी ने सुसाइड करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो उस व्यक्ति को, तो जो दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, दोस्तों ये किसी भांति के कारावास से शब्द जो है ये आप आगे भी देखोगे, तो इसका मतलब होता है किसी भांति के कारावास से मतलब है कारावास, जैसे मैंने आपको दंड में बताया था 2 प्रकार का होता है, एक कठोर और एक सादा, यानी एक रिगरस और एक सिंपल। तो किसी भी भांति के कारावास से वो कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी 10 साल तक कारावास, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी यानी फाइन भी उसको देना होगा। ठीक है दोस्तों, इस वर्ड को भी आपने ध्यान रखना है कि जब यह वर्ड आएगा कि किसी भांति के कारावास से, तो किसी भांति के कारावास से का मतलब होगा
या तो कठोर कारावास या सादा कारावास, यानी या तो रिगरस कारावास या तो सिंपल। आगे भी आप इस शब्द का यूज देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 109। बीएनएस की धारा 109 में हत्या करने का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के संबंध में बात की गई है। तो जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के संबंध में बात करती है। तो जो कोई भी किसी की हत्या करने की कोशिश करेगा या प्रयत्न करेगा उसे धारा 109 में बताया गया है। और इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है? दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो जो कोई भी हत्या करने का प्रयत्न करता है, जो कोई भी अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी होगा, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोस्तों जैसा हमने अभी ऊपर देखा था, किसी भांति के कारावास से का मतलब है या तो वो कठोर कारावास हो सकता है या सादा यानी रिगरस या सिंपल। तो किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी उसे फाइन भी देना होगा, ठीक है। तो हत्या करने का जो प्रयत्न है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसमें सजा 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दायी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 114। बीएनएस की धारा 114 में उपहति यानी हर्ट को परिभाषित किया गया है। तो बीएनएस की जो धारा 114 है वह हर्ट यानी उपहति को परिभाषित करती है। इसमें बताया गया है जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा देता है या उसका रोग या उसे रोग या उसका अंग शैथिल्य कर देता है, तो वह व्यक्ति जो है उपहति करता है यानी हर्ट करता है। तो दोस्तों जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाता है, ठीक है, यानी उसे बॉडीली पेन दे रहा है या उसे कोई रोग या अंग शैथिल्य कर देता है, या तो कोई रोग दे देता है, या अंग शैथिल्य का मतलब होता है दोस्तों किसी के अंग को ऐसी मार मारना जिससे वह काम करना बंद कर दे, उसमें शिथिलता आ जाए, वह कमजोर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी कोई कृत्य करता है तो वह उपहति की श्रेणी में आएगा यानी हर्ट की श्रेणी में आएगा, जिसे धारा 114 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 116। बीएनएस की धारा 116 में घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट को बताया गया है। तो जो बीएनएस की धारा 116 है यह ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करती है। ग्रीवियस हर्ट में क्या होता है दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के दोनों कानों में से किसी एक कान को इस प्रकार से मारे कि वह परमानेंटली उस कान से सुनना बंद हो जाए, या किसी दोनों आंखों में से किसी एक आंख पे इस प्रकार से प्रहार करे कि वह स्थायी रूप से यानी परमानेंटली उस आंख से दिखना बंद हो जाए, या उसके शरीर के किसी भी जोड़ वाले हिस्से पे इस प्रकार से मारे कि वो वहाँ से डिसेबल हो जाए, है ना, या फिर उसके सिर या चेहरे पे इस प्रकार से कोई प्रहार करे कि जो उसकी परमानेंट डिसफिगरेशन हो जाए उसमें, यानी उसका जो चेहरा है वो उस पर ऐसे घाव पड़ जाए, ऐसे निशान पड़ जाए स्थायी रूप से, ठीक है, या किसी की हड्डी या दांत इसको भंग कर दे, इसको डिसलोकेट कर दे। तो इस प्रकार के जो कृत्य है, इस प्रकार की जो मार है, यह घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। धारा 114 और धारा 116 में, धारा 114 में उपहति यानी हर्ट को परिभाषित किया है, और धारा 116 घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट को परिभाषित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 126। बीएनएस की धारा 126 में सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को बताया गया है। तो बीएनएस की जो धारा 126 है वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को बताती है यानी सदोष अवरोध। अब सदोष अवरोध क्या है दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से रोकता है, जिस दिशा में जाने का उस व्यक्ति का अधिकार है, तो यह कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, ठीक है, यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है। जैसे दोस्तों ए नाम का ये व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है। अब बी नाम का व्यक्ति इस रास्ते जा रहा है, अब इस रास्ते पे जाने पे बी का अधिकार है पूरा। अब ए नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा होके बी का रास्ता रोक लेता है और वह इसे
इस दिशा में जाने नहीं देता बी नाम के व्यक्ति को, और बी नाम के व्यक्ति का अधिकार है इस रास्ते पे जाने का, इस दिशा में जाने का, और ए नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करता है, बी को जाने नहीं देता। तो इसे ही कहेंगे दोस्तों कि ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे सदोष अवरोध करता है, यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है। ठीक है दोस्तों, धारा 126 की उपधारा 2 में सजा के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो जो कोई सदोष अवरोध करता है वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो कोई भी सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की यानी 1 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से यानी फाइन से या दोनों से, सजा और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 127। बीएनएस की धारा 127 में सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को बताया गया है। ठीक है, सदोष परिरोध क्या होता है दोस्तों? सदोष परिरोध में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोक देता है, यानी वह उसे एक निश्चित परिसीमा से बाहर नहीं जाने देता, तो इसे कहेंगे दोस्तों कि वह व्यक्ति सदोष परिरोध करता है, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, यह बी नाम के व्यक्ति को दोस्तों एक 4 दीवारी के कमरे में बंद करता है और बाहर से इसमें ताला मार देता है। अब ए ने यहाँ पे बी का सदोष परिरोध किया है, क्योंकि बी जो है किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, एक निश्चित परिसीमा में बंद कर दिया। अब बी जो है किसी भी दिशा में जाने में स्वतंत्र नहीं है, तो यहाँ पे कहा जाएगा ए ने बी का सदोष परिरोध किया है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने अभी ऊपर देखा था वह था सदोष अवरोध। उसमें क्या होता है कि बी नाम के व्यक्ति को ए नाम का व्यक्ति जो है एक निश्चित दिशा में, अब बी नाम का व्यक्ति इस रास्ते पे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, अब ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो गया, वो इसको इस निश्चित दिशा में जाने नहीं दे रहा है, बाकी उसने दूसरी दिशाओं में जाने से उसे नहीं रोका, तो इसे कहेंगे सदोष अवरोध। और जब सदोष परिरोध क्या है, जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार से रोक दो कि वह किसी भी दिशा में जाने में स्वतंत्र न रहे। जैसे ए ने बी को एक निश्चित परिसीमा में बंद कर दिया, इसने इसको कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला मार दिया, अब बी जो है किसी भी दिशा में जाने में स्वतंत्र नहीं है, तो यहाँ पे कहा जाएगा ए ने बी का सदोष परिरोध किया है। ठीक है, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सदोष अवरोध में दोस्तों सजा का क्या प्रावधान है, तो बीएनएस की धारा 127 की उपधारा 2 में सजा के संबंध में बात की गई है। तो जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास। अब दोस्तों देखिए ये वर्ड दोबारा आया है यहाँ पे, किसी भांति के कारावास से। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, किसी भांति के कारावास से मतलब होता है या तो कठोर या सादा, यानी रिगरस या सिंपल। तो किसी भांति के कारावास से जो जिसकी अवधि कितनी है, 1 साल तक, 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, जुर्माने प्लस सजा से, ये कारावास से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसी में, नेक्स्ट है दोस्तों उपधारा 3। इसी की उपधारा 3 है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी का सदोष परिरोध यानी किसी का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 3 या 3 से अधिक दिनों के लिए करता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो गई, 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने घर में 3 दिन या उससे ज़्यादा के लिए बंद कर देता है और उसे कहीं जाने नहीं देता, ठीक है, तो इस संबंध में जो सजा का प्रावधान है वो 3 वर्ष किसी भी भांति के कारावास से, कठोर या सादा 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसी में दोस्तों उपधारा 4 है,
उपधारा 4 में बताया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो जो सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए, 10 या 10+ डेज के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, उससे दंडित किया जाएगा और फाइन भी उसको देना पड़ेगा, यानी जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 137। बीएनएस की धारा 137 में व्यपहरण यानी किडनैपिंग को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है जो कोई भी किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की सम्मति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए जो वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति है, इसकी सम्मति के बिना यदि उस व्यक्ति को भारत की सीमाओं से परे पहुंचा देता है, तो कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति का भारत में से व्यपहरण कर रहा है। ठीक है। यानी दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझिए। यदि ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति है, अब ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को इसकी सम्मति के बिना, इसकी कंसेंट के बिना और जो बी की सम्मति देने के लिए जो वैध रूप से प्राधिकृत है यानी लीगली ऑथराइज्ड पर्सन है, इसकी ओर से सम्मति देने के लिए, यानी सी नाम का कोई व्यक्ति है, इसकी सम्मति के बिना न तो वो बी की सम्मति लेता है न वो सी की सम्मति लेता है। सी वह व्यक्ति है जो बी की ओर से सम्मति देने के लिए जिसे वैध रूप से प्राधिकृत किया गया यानी लीगली ऑथराइज्ड पर्सन है, वो इनमें से किसी की भी सम्मति नहीं लेता और बी को जो है भारत की सीमाओं से परे पहुंचा देता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि इस ए ने बी का भारत में से अपहरण किया है, भारत में से व्यपहरण किया है, भारत में से व्यपहरण किया है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, इसी में दूसरा पॉइंट दिया गया है इसमें, जो कोई व्यक्ति किसी शिशु को यानी किसी चाइल्ड को या किसी विकृत व्यक्ति को उनकी जो विधिपूर्ण संरक्षकता है, उनकी उस संरक्षक की सम्मति के बिना यदि ले जाता है भारत की सीमाओं से परे या उन्हें बहका के ले जा रहा है या उन्हें बहका के ले जाता है, तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जो है उस शिशु का या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है। ठीक है। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है यानी किडनैपिंग करता है। अब इसको भी दोस्तों उदाहरण से समझिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। ए नाम का कोई व्यक्ति है, यह बी नाम का व्यक्ति एक सी नाम का व्यक्ति है। अब बी नाम का व्यक्ति दोस्तों शिशु हो गया बेबी और सी नाम का व्यक्ति हो गया अनसाउंड माइंड का, और इन दोनों का जैसे कोई गार्जियन है जो लीगली ऑथराइज्ड गार्जियन है इनका, वह डी नाम का व्यक्ति है। अब ए नाम का व्यक्ति इस शिशु को या फिर इस अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को जो इनका गार्जियन है डी, इस डी की सम्मति के बिना, इसकी कंसेंट के बिना इन्हें भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है या वह इन दोनों को बहका कर अपने साथ भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ए ने उस शिशु का या विकृत व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण किया है। ठीक है। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट से इन दोनों को ध्यान रखना है। अब इसमें बीएनएस की धारा 137 की उपधारा 2 में बताया गया है, जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। तो जो कोई भारत में से, जैसे मैंने दोस्तों अभी आपको बताया, भारत में से व्यपहरण करता है या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करता है यानी किडनैपिंग करता है, तो उसे किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। किसी भांति के कारावास से दोस्तों आप मतलब समझ गए, कठोर या सादा, दोनों में से कोई भी। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 138, बीएनएस की धारा 138 में अपहरण यानी एब्डक्शन को बताया गया है। एब्डक्शन अपहरण। अब अपहरण में क्या बताया गया है, तो जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से बल द्वारा
विवश करता है जाने के लिए, यानी उसे फोर्सफुली कंपेल कर रहा है, उसे मजबूर कर रहा है, उसे विवश कर रहा है, या फिर छल युक्त उपायों से, ठीक है, यानी छल युक्त उपायों से उत्प्रेरित कर रहा है उस व्यक्ति को, तो ऐसा कहा जाएगा वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यानी एब्डक्शन करता है, ठीक है, जिसे धारा 138 में बताया गया है। दोस्तों, व्यपहरण और अपहरण पे मैंने एक वीडियो बनाई है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 140, बीएनएस की धारा 140 में हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण के संबंध में बात की गई है, यानी किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम, ठीक है। तो इसमें दिया गया है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनीत किया जाए, दोस्तों ये व्ययनीत है, ये व्ययनीत, ऐसे व्ययनीत किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार का कृत्य करता है वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण कोई व्यक्ति यदि इसलिए करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनीत किया जाए, दोस्तों ये व्ययनीत है, यहाँ पे है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये व्ययनीत किया जाए, व्ययनीत का मतलब होता है दोस्तों किसी को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर बना देना, कि वो बिल्कुल कमजोर हो जाए, दुर्बल हो जाए, कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए। यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है, यदि उसने बी नाम के व्यक्ति को इतना मारा कि वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गया, या बी नाम के व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया कि वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया, तो इसे बोलते हैं व्ययनीत किया जाए। तो इस प्रकार से व्ययनीत किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो कृत्य करता है वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 143। धारा 143 क्या है? व्यक्ति का दुर्व्यापार यानी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। तो बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 में ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का दुर्व्यापार के संबंध में बात की गई है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बीएनएस में बताया गया है जो कोई शोषण के प्रयोजन से धमकियों का प्रयोग करके या किसी भी बल का या किसी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके या अपहरण द्वारा, एब्डक्शन द्वारा या कपट का प्रयोग करके या अपनी शक्ति का दुष्प्रयोग करके किसी व्यक्ति का या किन्हीं भी व्यक्तियों का, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनको भर्ती करता है यानी उनको रिक्रूट करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उनको संश्रय देता है यानी उन्हें हार्बर्ड करता है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है या उन्हें रिसीव करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है दुर्व्यवहार का अपराध करता है यानी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन करता है, ठीक है। तो दोस्तों यही है व्यक्ति का दुर्व्यापार यानी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। अब धारा 143 की उपधारा 2 में बताया गया है जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। तो जो कोई भी दुर्व्यापार का अपराध करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को फाइन भी देना होगा यानी जुर्माना भी देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी में दोस्तों उसकी उपधारा 3 है, जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। तो दोस्तों जहां अपराध में, यदि इस अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है यानी एक से अधिक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है कठिन कारावास से,
जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी में दोस्तों इसकी उपधारा 4 है, जहां अपराध में किसी शिशु का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक, दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो दोस्तों यदि इस अपराध में शिशु है, यदि कोई शिशु इसमें इन्वॉल्व है, यदि किसी शिशु का दुर्व्यापार हो रहा है, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा उसको, यानी 10 वर्ष से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और फाइन भी देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी में दोस्तों उपधारा 5 है, जहां अपराध में एक से अधिक शिशु का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष, दोस्तों एक करेक्शन कर दीजिए यहाँ पे, जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की नहीं होगी, 14 वर्ष से कम की नहीं होगी। ठीक है, ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 14 वर्ष से कम की नहीं होगी। दोस्तों इसकी पीडीएफ नोट्स में मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा पीडीएफ में। इसके पीडीएफ नोट्स दोस्तों आपको मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन कर दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 14 वर्ष से कम की नहीं होगी सजा, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी फाइन भी उसको देना पड़ेगा। तो इस अपराध में यदि एक से अधिक शिशु का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, यानी एक से ज्यादा चाइल्ड यदि इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और उसको फाइन भी देना होगा। ठीक है। अंतर्वलित का मतलब होता है दोस्तों इन्वॉल्व, यदि इसमें एक से ज़्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, एक से ज़्यादा बच्चों के साथ जो है दुर्व्यापार हुआ है, तो उस संबंध में कठिन कारावास जिसकी अवधि जो 14 वर्ष से कम की नहीं होगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 147 बीएनएस की धारा 147 में बताया गया है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो इसमें बोला गया है जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, उसको मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। तो जो कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, युद्ध करने का वह प्रयत्न कर रहा है या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है, किसी को दुष्प्रेरण कर रहा है युद्ध करने का, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास इससे दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 149 में बताया गया है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना। ठीक है। तो इसमें बोला गया है जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध गोला बारूद इनका संग्रह करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम होगा, दोस्तों ये करेक्शन कर दीजिए, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगा। ठीक है। तो जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध या गोला बारूद आदि यानी आर्म्स और एम्युनिशंस का संग्रह करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 153 बीएनएस की धारा 153 में दिया गया है,
भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। तो इसमें दिया गया है जो कोई भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करता है, या युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध जो है युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण कर रहा है, तो वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 170। बीएनएस की धारा 170 में रिश्वत यानी ब्राइबरी को बताया गया है। तो बीएनएस की धारा 170 रिश्वत के संबंध में बात करती है। तो इसमें क्या बोला गया है? तो रिश्वत क्या है दोस्तों? जब कोई पब्लिक सर्वेंट या लोक अधिकारी या लोक सेवक अपने काम के बदले या किसी काम को करने के लिए या किसी अवैध काम को करने के लिए पैसे लेता है, तो इसे कहेंगे वो रिश्वत लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 173। बीएनएस की धारा 173 में रिश्वत के लिए दंड यानी पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी के संबंध में बात की गई है। इसमें कहा गया है जो कोई रिश्वत का अपराध करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। तो जो कोई भी रिश्वत का अपराध करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसमें दोस्तों एक और पॉइंट है, लेकिन सत्कार के रूप में रिश्वत को केवल जुर्माने से ही दंडित किया जाएगा। यानी दोस्तों यदि कोई व्यक्ति छोटा मोटा गिफ्ट ले रहा है, यदि कोई लोक अधिकारी या लोक सेवक छोटा मोटा गिफ्ट ले रहा है या उसे चाय पानी पिला दी या किसी भी प्रकार का थोड़ा उसे भेंट स्वरूप कोई सम्मान दे दिया या गिफ्ट दे दिया कोई, तो इस संबंध में केवल जुर्माने से ही वह दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 178। बीएनएस की धारा 178 में सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण के संबंध में बात की गई है। यानी काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टाम्प्स, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो दोस्तों जो कोई भी सिक्कों का, सरकारी स्टाम्प है या जो करेंसी नोट है या बैंक नोट है, इनका कूटकरण करता है, इनकी काउंटरफिटिंग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। तो जो कोई भी सिक्कों की, सरकारी स्टाम्प है, करेंसी नोट्स हैं या बैंक नोट्स है, इनका कूटकरण करता है, इनकी काउंटरफिटिंग करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और उसे फाइन भी देना होगा, यानी जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 189। बीएनएस की धारा 189 में विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली के संबंध में बात की गई है। इसमें बोला गया है 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। और यदि उन व्यक्तियों का उद्देश्य यह है, उनके जमाव का उद्देश्य यह है कि वह किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका है या उसके निष्पादन का, उसके एग्जीक्यूशन का प्रतिरोध कर रहे हैं या किसी प्रकार की रिश्ती, मिसचीफ या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध कर रहे हैं, तो इस प्रकार के संबंध में दोस्तों विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। ठीक है। इसमें बताया गया है, इसमें दोस्तों धारा 189 के उपधारा 2 में दिया गया है कि किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो भी
विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है, विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है या जो भी विधि विरुद्ध जमाव करता है वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की यानी 6 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों इसमें उपधारा 3, जो कोई विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसी विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित रीति से किया गया है तब भी सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसमें बोला गया है तो जो कोई भी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसी जो विधि विरुद्ध जमाव है इसको बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित रीति से किया गया है, यानी कानूनी रूप से विधि द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश पारित कर दिया गया है या उसे आदेश दे दिया गया है कि इस प्रकार के विधि विरुद्ध जमाव को हटा दिया जाए। तब भी यदि कोई यह जानते हुए उसमें सम्मिलित होता है या उस विधि विरुद्ध जमाव में बना रहता है तो इस प्रकार के व्यक्ति पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 191 बीएनएस की धारा 191 में बताया गया है बलवा करना यानी राइटिंग को बताया गया है बलवा करना। तो बलवा करना क्या है दोस्तों? बलवा क्या है? जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, जो भी अभी हमने ऊपर विधि विरुद्ध जमाव देखा है, विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, जो भी उस विधि विरुद्ध जमाव में सदस्य हैं उसके सदस्य द्वारा ऐसे जो उनका सामान्य उद्देश्य है उसको अग्रसर करने में, उनके उद्देश्य को अग्रसर करने में किसी प्रकार का बल या किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे जमाव का जो प्रत्येक सदस्य है जो वहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव रूप से है, तो इस प्रकार का जो प्रत्येक सदस्य है वो बलवा करने का यानी राइटिंग का अपराधी होगा। ठीक है। इसमें दोस्तों बीएनएस की धारा 191 की उपधारा 2 में बोला गया है जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो कोई भी राइटिंग करेगा, जो कोई भी बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 194 बीएनएस की धारा 194 में दंगा यानी एफरे को परिभाषित किया गया है। तो इसमें बोला गया है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान यानी किसी पब्लिक प्लेस में लड़ते हैं और वहाँ पे लोगों की शांति भंग करते हैं या उनकी शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाएगा कि वह दंगा है, यानी एफरे करते हैं, वे दंगा करते हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों बीएनएस की धारा 194 की उपधारा 2 में बोला गया है जो कोई दंगा करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो कोई भी दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास यानी 1 महीने की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दंगा बलवा इन दोनों टॉपिक पे दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं इन दोनों टॉपिक पर। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप जाके इसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 197 बीएनएस की धारा 197 में राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और दृढ़ कथन इनके संबंध में बात की गई है, यानी इम्प्यूटेशंस एजर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, जो कोई बोले गए लिखे गए शब्दों या संकेतों के द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसा कोई लांछन लगाता है या ऐसा कोई या उसे प्रकाशित करता है
कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूह या किसी जाति या किसी समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित जो भारत का संविधान है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते, या भारत की जो संप्रभुता है, जो भारत की अखंडता है, उसकी मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, ऐसे दृढ़ कथन करता है या परामर्श देता है किसी को, या इस तरह की सलाह देता है या इसका प्रचार करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वह किसी भी धर्म के हैं, किसी विशेष धर्म के, किसी मूल वंश, किसी भाषाई, किसी जाति समुदाय के सदस्य हैं और भारत के नागरिक के रूप में उन्हें अधिकार न दिए जाएं, या उन्हें भारत के नागरिक के रूप में जो अधिकार हैं वह न दिए जाएं, या उनसे उन्हें वंचित किया जाए, या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस तरह की कि वह किसी विशेष धर्म के हैं या किसी जाति समुदाय के सदस्य हैं, इस प्रकार की यदि कोई दृढ़ कथन करता है या इस प्रकार का यदि कोई परामर्श करता है, इस प्रकार की यदि कोई अपील करता है, तो ऐसे सदस्यों तथा जिससे जो है इस प्रकार के व्यक्तियों से या ऐसे सदस्यों के बीच जो है शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की जो भावना है ये उत्पन्न होती है, और जो भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को या भारत की जो सुरक्षा है इसको खतरे में डालने वाली जो ये मिथ्या भ्रामक जानकारी इस प्रकार की देता है, ये इसे प्रकाशित करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें दूसरा है दोस्तों इसमें जो कोई किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में यह करता है वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो जो कोई भी किसी भी उपासना स्थल में या किसी भी धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए यदि किसी जमाव में इस तरह की बातें करता है, इस तरह का प्रचार करता है, इस तरह की मिथ्या बातें इस तरह की करता है, इन्हें प्रकाशित करता है, इस प्रकार के दृढ़ कथन कहता है, ये इस प्रकार की बातों को भड़काता है, इस प्रकार की बातों से भड़काता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जिसे जुर्माने भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना दोनों होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था भारतीय न्याय संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।